So previous lecture में what we have studied, दो स्लोगन होता था. slogan and all, yes. That is can you see this, guys? Everyone? दिख रहा है आपको ये? फर्स्ट स्लाइड. हम लोगों को बेसिकली डी ब्लॉक पहले पढ़ना है. The first series, there are 4 series. First, second, third, fourth transition series. Also called as 3D, 4D, 5D, and 6D series, guys. Now this is the configuration. The last electron went into the 3D series. That's why it's called as 3D series, right? Now there are two types of stability: halfly filled and fully filled. On the basis of that, chromium and copper का anomalous behavior. Chromium and copper का anomalous behavior can be seen. क्या था anomalous behavior में देव? Is simply outermost forest shell का electrons comes inside 3D subshell. Am I right, everyone? Hello, I'm audible? Yes, sir. Okay. So chromium में 3D5 4s1 हुआ था. Similarly here copper में 3D10 4s1 stability हुई थी. Further 3D और 4D सीरीज याद करने के लिए एक स्लोगन बनाया था that you दिया है सब लोग को मैंने ग्रुप पे. Please remember that, guys. Now this 3D सीरीज में जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1, 2 कॉपर और क्रोमियम के हिसाब से. और 5s में 0 क्यों लिया? बिकॉज ऑफ पैलेडियम, राइट? नाउ गाइस ठीक है, आगे हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ा. एक प्रॉपर्टी पढ़ा, दैट इज हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. So this hardness, melting point, boiling point depends upon the hardness, melting point, boiling point depends upon the unpaired electrons. Unpaired electrons, guys, are very much. Unpaired electrons are very much. So depends upon that. Here, क्या सिखाया था प्रशांक? अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक है तो एक मेटालिक बॉन्ड्स बनाएंगे वो लोग. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दो दो है तो दो मेटालिक बॉन्ड्स लाइक दैट, राइट? सो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसमें थे, गाइस? सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसमें थे? सो इट्स गाइस क्रोमियम, राइट? क्रोमियम इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन दी 3D सीरीज, बराबर. और वही ग्रुप में बात हुई थी, वही ग्रुप में टंगस्टन. कैन यू सी इन दिस स्लाइड? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जबरदस्त 76 प्रोटॉन्स ने 76 प्रोटॉन्स ने एकदम टाइटली होल्ड रखे इलेक्ट्रॉन्स को, ह्यूज एनर्जी डेवलप किया है. सो टंगस्टन इज हार्डेस्ट इन द होल पीरियोडिक टेबल. फिर एक जनरलाइज ग्राफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का. सो गाइस वेरी सिंपल, क्रोमियम तक बढ़ा, मैंगनीज में एक एनोमलियस बिहेवियर एक्सेप्शन देखने मिला बिकॉज ऑफ हाईली स्टेबल नेचर ऑफ इट. देन ferrous unpaired electrons 4, cobalt, nickel 3, 2, 1, or zinc has a less melting point than 1000 Kelvin. Now guys, going ahead, oxidation number में एक चीज हमने पढ़ी थी यार, भाई बाहर के इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हैं, साथ में 3D सीरीज के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं. सो गाइस क्यों? तो हम भाई गैप, एनर्जी गैप बिटवीन 3D एंड 4s इज वेरी स्मॉल. आराम से इलेक्ट्रॉन जंप कर करके 3D से 4s में
इजीली पहुंच जाते हैं और हम आराम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं गाइस, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस, स्कैंडियम बाहर के दो तो निकाल ही सकते हैं, साथ में अंदर का एक 3D का भी एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं गाइस। सो 2 और 3 दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैंडियम के होते हैं। टाइटेनियम, हाँ क्या बाहर के दो निकाल ही सकते हैं, प्लस दोनों अंदर के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं 3 और 4। सो लाइकवाइज the unpaired electron increases up to manganese, and in manganese a +7 oxidation state, the highest oxidation state of 3D series is found. Now guys, फेरस से अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होते गया है गाइस। बट कॉपर इज अगेन एनोमली स्टार्टिंग विद +1 बिकॉज ऑफ 4s1। नाउ गाइस एक +2 क्यों आया, वो अपनी बात हुई थी कि भाई एंट्रेंस में पढ़ेंगे हम लोग। But yes, the board people will remember that the copper is +1 and +2, both is same, and the +2 guys is more stable. Now zinc ने again anomalous behavior दिखाया, and finally हमने जिंक को by out of the transition metal कर दिया है, and जिंक वाले ग्रुप को ही नाम दे दिया है गाइस, क्या अलग बिहेवियर है उसका, hence called as pseudo transition metals guys. Am I clear? चलो इधर तक हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था गाइस। नाउ लेट्स हैव समथिंग न्यू गाइस। चलो एक क्विक रिवीजन। तो क्या है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग में आ जाते हैं कि भाई अभी हाँ ये सब हुआ है एक जमाने में, ठीक है। चलो एक मिनट गाइस, एक नया फटफट कर ले। ठीक है, अभी इसको शेयर कर लेते हैं। Guys, so now you can see it on screen, that is already we have learned the two properties. Let me start with something. एक must property called as of guys. So guys, magnetic property, again guys, magnetic property that is amount of magnetism the magnetic property or the amount of magnetism directly proportional to guys इस पे डिपेंड है गाइस, एवरीवन डिपेंड्स अपॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई? भाई ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये है पैड इलेक्ट्रॉन। हियर शहबाज, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग है। क्या है? आइदर
clockwise direction or गाइस बोलो ना कुछ। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? स्पिनिंग है। स्पिनिंग है, ये आइदर क्या होता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है। तो ये स्पिनिंग, कंटिन्यूसली स्पिनिंग, आप भी काम करो ना, थोड़ा अपनी जगह पे से गोल गोल घूमो, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, आप लोग गिर जाओगे, राइट? सो बेसिकली स्पिनिंग मतलब मूवमेंट डेवलप्स एनर्जी, ठीक है? हियर स्पिनिंग डेवलप्स मैग्नेटिज्म, a small amount of magnetism. Guys, similarly इधर देखो, एक क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसने सपोज प्लस हाफ मैग्नेटिज्म डेवलप किया, तो इसने माइनस हाफ मैग्नेटिज्म डेवलप किया गाइस। तो दोनों मिलके टोटल मैग्नेटिज्म कितना हुआ? दोनों मिलके गाइस टोटल मैग्नेटिज्म कितना हुआ? 0, राइट? 0। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ने मिलके 0 मैग्नेटिज्म डेवलप किया है। एंड जीरो मैग्नेटिज्म, नो मैग्नेटिज्म। Am I clear? So guys, only magnetism is shown by whom? क्लॉकवाइज स्पिनिंग। Unpaired electrons. अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं प्लस हाफ मैग्नेटिज्म, और अगर वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं तो माइनस हाफ मैग्नेटिज्म। एम आई राइट गाइस? कितना क्लियर हुआ पहले? So guys, very simple thing is that unpaired electrons अगर ज्यादा है तो बोलो बोलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मोर स्पिनिंग होगा, मोर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ज्यादा है अदर। यस, अभी हियर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म मेजर्ड, उसका यूनिट क्या है? मैग्नेटिज्म मेजर करने का यूनिट फिजिक्स में सीखा है गाइस? मैग्नेटिज्म कैसे मेजर करते हैं? यूनिट क्या है उसका? एनीवन? इन टर्म्स ऑफ नील बोर, बोर मैग्नेटिन। शॉर्टकट में बीएम लिखते हैं हम लोग। बोर मैग्नेटिन इज अ यूनिट टू, बोलना भाई, वेर, वेरी गुड। 1 बोर मैग्नेटिन की वैल्यू है EH अपॉन 4 पाई MC। ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रखो। क्या भाई? क्या मैग्नेटिज्म मेजर करने का यूनिट है बोर मैग्नेटिन, and where 1 Bohr magneton equals to EH upon 4 pi MC, where E is nothing but a charge of an electron, where E is nothing but a क्या? Charge of an electron. H is a Planck's constant, 11th में पढ़ा है। इस वैल्यू क्या है? 6.6256 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। फिर m is a mass of 1 electron, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना यश? m क्या है गाइस? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कितना क्लियर है? एंड हियर सी is nothing but a total electrostatic charge. ठीक है, ये सब वैल्यू डालेंगे तो जो वैल्यू बनेगा उसको क्या बोलते हैं गाइस? Bohr magnetism. One Bohr magneton. One Bohr magneton is a unit to measure the magnetism, right? Everyone, can you please repeat क्या हुआ अभी तक? फास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू किया हमने, तो भाई पता चला मैग्नेटिज्म कौन डेवलप करता है? कौन डेवलप करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों पैड? पैड क्यों नहीं? क्योंकि उन दोनों का जीरो रहता है मैग्नेटिज्म। उन दोनों एक दूसरे का मैग्नेटिज्म क्या कर देते हैं? दोनों एक दूसरे का मैग्नेटिज्म कैंसल आउट कर देते हैं एंड हेंस ओवरऑल मैग्नेटिज्म इज जीरो। अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉन स्टॉप थोड़ा थोड़ा घूम के थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म डेवलप करते रहता है। नाउ टू वी हैव गॉन टू द यूनिट टू व्हाट? Unit to measure magnetism. measure magnetism, where one Bohr magneton equals to EH upon 4 pi mc, guys. EH upon 4 pi mc, ठीक है? लगता है लास्ट स्लाइड पे लिखा है, मेरे को आ गया है, उसको फर्स्ट स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया मैंने अभी। Here amount of magnetism mu in any transition element equals to square root of n multiplied by n plus 2 bm Bohr magneton। ये फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ है। ये फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करने वाला है ओमकार? ये फॉर्मूला, हाँ बोलो, क्या फाइंड आउट करने वाला है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म इन ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, अगर वेर एन क्या है बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं रख दो। तो वन ऑफ द टाइम बोर्ड का क्वेश्चन, Fe2+ में कितना मैग्नेटिज्म है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है? चलो, तो क्या करने का यश? Fe, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर 26 क्या? आर्गॉन 3d6 4s2 और फेरस का लिख दिया। फेरस का नहीं पूछा है, फेरस 2+ का पूछा है। अरे सॉरी सर, सुनो ना, तो 2+ मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है मुझे। हाँ निकलना है। हाँ सर। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर से ही निकलेगा, याद रख। कहां से निकलेगा? बाहर के सब शेल्स में से पहले निकलेगा। सो मैं क्लियर गाइस हियर? हाँ कि ना? हाँ सर क्लियर। So, amount of magnetism in ferrous 2+, 3d6, guys, 3d6. चलो फेल करो इधर। 6 फिल करना है। 1 2 3 4 5। आपने यश इधर एक्स्ट्रा एक ऑर्बिटल बनाया, क्यों? चलो कोई बात नहीं। इधर बेटा
5 और ये 6 करने के बाद अनपेड कितने ओमकार? ओमकार हियर 4 unpaired. अनपेड इलेक्ट्रॉन उर्फ n इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला में रख दो इधर यश। 6 into 4 square root of 24 Bohr magnetism is the amount of magnetism. Guys, मुझे आंसर पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 24 आप करेंगे तो आपको भी आता है डायरेक्टली वो लॉग बुक में देखने का, राइट? यश और नो? Yes, sir. ओके ओके Yeah, sir. चलो तो एक क्वेश्चन झील झील बेटा के लिए। Fe3+ का मैग्नेटिज्म ढूंढो। Sir, it will have 5 unpaired electrons. यस, फाइंड आउट द, एक मिनट, मैग्नेटिज्म in Bohr magnetism. So guys, very good. एक मिनट, Fe step by step, argon, फिर जल्दी Pd6 4s2, राइट? अभी गाइस Fe3+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना है? 3. 2 तो इसमें 2 से from जाएगा 4 and 1 from 3. यस, एंड 1 फ्रॉम दिस। ये क्या हो जाएगा गाइस? ग्रेट सुपर। सो 3d5 5 unpaired. हाँ। So guys, here n equals to 5. ठीक है? अभी Fe3+ का निकाल दो फटफट। 5 plus 2 7 5 7। वाह बेटा, आगे का मुझे याद है, कैसे याद है वो मत पूछो, ठीक है? ये ट्रिक हमको भी समझाओ। ये ट्रिक बेटा एंट्रेंस में वापस मिलेंगे ना हम, सब अभी समझा दूंगा तो फायदा क्या एंट्रेंस का, राइट? यस और नो? हाँ, समझा। ओके गाइस, लेट मी टेल यू, एक अनहोनी कोबाल्ट, निकल, फेरस are considered as ferromagnetic, and मैंगनीज। कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है खुशबू इसमें? 5. 2 5 unpaired electrons then also it is called as antiferromagnetic. ओए फिलहाल बोर्ड पीपल, मैंगनीज में नो मैग्नेटिज्म। क्या ओए बोर्ड पीपल को मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये अगर सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर में अगर डिलीटेड पार्ट में नहीं है तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड ऑल, ठीक है? अभी फिलहाल शॉर्टकट में इसको क्या समझने का हुसैना? मैंगनीज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी नो मैग्नेटिज्म, फाइन। निकल 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फेरस 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इधर 2, then also they are called as ferromagnetic, means huge magnetism. फिलहाल इजी वर्ड क्या? बोल भाई। क्या सर? वो तो मैंने पूछा क्या?
बाहर चला गया था। अच्छा, ये देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब नो मैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक मतलब ह्यूज मैग्नेटिज्म। फिलहाल आप ऐसे समझो, ठीक है? यस और नो? हाँ समझा ओके। इधर से फटफट वापस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंक्लूजन डिपेंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन Unpaired electron. unpaired electrons. Now अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, एंड फाइनली अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म कैसे फाइंड आउट होगा, वो फटाक से निकाल सकते फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट? नाउ कैसे निकालना है वो बताया आगे आगे, दैट्स इट। और एक लास्ट कंक्लूजन बताया, कोबाल्ट, निकल, फेरस आर कंसिडर्ड एज फेरोमैग्नेटिक, ह्यूज मैग्नेटिज्म होता है अंदर। एंड फाइनली क्या बोलो Mn जल्दी? is antiferromagnetic, Mn is which anti-ferromagnetic means दो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी मैग्नेटिज्म क्यों नहीं है, उसके लिए वापस जरूर मिलेंगे गाइस। एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. ओके। अभी साहिल जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, गुड मॉर्निंग बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज इन डिलीटेड पार्ट में है। ये तो हो गया पिक्चर ना अपने से। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए नहीं हुआ था, हम लोग ने 11th में एस और पी ब्लॉक के लिए पढ़ा था। क्या क्या बोला मैंने यश? ये ट्रांजिशन मेटल के लिए हमने एस और पी ब्लॉक के लिए सीखा था 11th में। सो गाइस, ये एंट्रेंस में मैं सिखाऊंगा, पता है ना, ये सब जो डिलीटेड पार्ट है वो उधर सीखना ही है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर। भाई ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोल रहे हो, बार बार मेटल्स क्यों बोल रहे हो? चलो बोलो, एनीवन? जनरलाइज आंसर है यार, कम ऑन। इलेक्ट्रॉन Why? डोनेट करते हैं। हाँ +1 है ना इसलिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, लेते क्यों नहीं? क्रॉस क्वेश्चन, कैन यू हैंडल इट प्रशांत? डोनेट क्यों करते? सर सर वो लोग के पास है ना, हाँ वो लोग हाँ, के न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच सके, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ओके। दोनों आंसर सही है। एक दिन मेरे ख्याल से पार्थ ने आंसर दिया और अभी प्रशांत ने आंसर दिया। टी ऑन रॉक, सॉरी मैं भी कहा हियर। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक गाइस इज नथिंग बट, टेक्निकली कैसे आंसर देना है, सी। मतलब प्रशांत आपकी बात ये, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाते हैं इजीली, कोई भी इसके इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाता है। लूजली होल्डेड, इसका मतलब क्या? लूजली, बोलो ना। Holder is outermost electrons. नहीं समझा? ये टर्म क्लियर है सबको? यस। यस सर। Okay. So guys, what I am saying that metallic characters, अपने ये देखो, सोडियम क्यों मेटालिक है? बोलना भाई, बोलना भाई। ये डॉन आया, डॉन आया, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के इजी कम एनर्जी से खींच के लेके गया। इसके लिए सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल को होल्ड नहीं कर पाया। एम आई राइट? यस। ओके। अभी हियर
वन मोर रीजन, ऑब्वियसली पार्थ आपका रीजन भी डाल सकते हैं इधर। फाइन, वन एक्सेप्शनल रीजन मस्ट एकदम vacant d orbital। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इधर कोई कोई भी देखो आप, चलो स्कैंडियम, ठीक है। क्या है कॉन्फ़िगरेशन गाइस, बोलो बोलो। 3d1 4s2। कितनी कैपेसिटी है डी की? डी की कैपेसिटी 10। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट खाली है? यस। हाँ सर। सो ऑलमोस्ट खाली नेचर क्या है? इट लीड्स टूवर्ड्स, भाई खाली कर दो ना पूरा, भाई भरने का नहीं समझ में आ रहा है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेगा भाई, एक खाली कर दो। एम्प्टी स्टेबिलिटी, एम्प्टी सबशेल स्टेबिलिटी पाने के लिए जाता है। क्या बोला मैंने यश? ये एक दो तीन, एक दो तीन क्यों भर के रखा है भाई? आप देखो ना, सोडियम, सोडियम, हाँ सोडियम 281, मैग्नीशियम, क्या बोलो क्या है? दो क्यों भर के रखा है? निकाल दो, खाली कर दो। हाँ खाली करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी हो जाएगी। सो द बहुत ज्यादा खाली नेचर, खाली नेचर मतलब पूरा खाली पड़ा है डी ऑर्बिटल, तो वो एकदम ही खाली करने जाता है उसको, भाई एकदम कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम खाली चाहिए फिर स्टेबिलिटी करने के लिए, राइट। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने जाते हैं वो लोग। दिस ऑल रीजन लीड्स टूवर्ड्स क्या बेटा पार्थ? दे ऑल सेज दैट दे शुड बी कॉल्ड एज, they should be called as मेटल। metal। lovely lovely, super सर हाँ बोलो बोलो। ये वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला जो जिंक उन सब पे अप्लाई नहीं होगा ना? नहीं नहीं, जिंक वाले पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि उसका एकदम जिंक है, फुल कॉपर है। है, हाँ फुल है। वो सब फुल है। और उसमें देखो आप, नॉर्मल नॉर्मल एलिमेंट्स बन चुके हैं वो। कॉपर 3d10 4s1, मतलब आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्टेबल है बहुत। वो फटाक से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी बढ़ाने जाएंगे। जिंक 3d10 4s2, फटाफट दो इलेक्ट्रॉन निकाल के एकदम स्टेबल बनने जाएंगे वो लोग। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्या सर बोलिए। सर वो जो कॉपर और जिंक है हाँ वो मतलब एकदम ऐसा नॉर्मल की तरह भी मतलब जो नॉर्मली जो अपन जैसे सोडियम के लिए करते हैं ना, हाँ हाँ वैसे ही वो हाँ, लोग बिहेव करते हैं। बराबर बराबर, यस परफेक्ट। और वो लोग आउटर मोस्ट शेल से एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। ग्रेट ग्रेट, सुपर। तो अब तक हमने बेटा दो दो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, कौन सी कौन सी? सबसे पहले ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड सेकंड गाइस वो जल्दी मस्त मेटालिक कैरेक्टर है भाई, सबके सब मेटालिक है। और एक प्रॉपर्टी हमने छोड़ दी है, कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक बचपन में गेम खेलते थे, कलर कलर, विच कलर? बहुत बहुत सारे कलर, बोलो कौन सा कलर सर? कौन सा? रेड कलर। तो यार सॉरी,
थोड़ा मजाक. So here, color, which color? Red color. So here, transition metals, guys. Are colorful. Why? And which thing responsible for the colorfulness of it? And which factor affects or change the color of it? Am I right, guys? थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये टॉपिक. क्या क्या खेलने जा रहे हैं हम लोग? बोलो ना. Color. Are lovely. There are mainly 4 factors which can develop or change the color. The first one, बार बार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है गाइस. क्यों आ रहे उस पे, डोंट वरी. डी टू डी ट्रांजिशन क्या होता है देखते हैं अच्छे से. ये भारी भरकम वर्ड सब है, वो इसके बाद वाला चैप्टर में समझ में आएंगे. कैन यू प्लीज रिपीट से क्या है इधर? फर्स्ट फैक्टर एज यूजुअल दैट इज unpaired electron. Second is D to D transition. Third बाकी is तीन फैक्टर बाउंसर गए हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. एटलीस्ट फर्स्ट तो समझते बेटा. चलो. तो ये गाइस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन. Here absorbs the visible frequency and reflects the same visible frequency. Guys, frequency chart तो पता है ना आपको? Yes or no? Guys, 10 raised to 14 to 10 raised to 15 hertz. कितना? बोल भाई. 10 raised to बोलो 14 to 10 to 15 hertz. are called as visible frequency. और 400 nanometer to almost 800 nanometer are also called as the wavelength of visible frequency. Guys, physics में जाऊं कि रहने इतने बस हो गया? बोलो शहबाज. क्या ओमकार विजिबल फ्रीक्वेंसी करते कहना है? बस ओके चलो. ओके सो गाइस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेचर में से क्या करता है? बोलो ना. Absorbs the visible frequency and reflects the same. यस. चलो ट्रांजिशन मेटल्स तो ठीक है. लिथियम देखो, लिथियम ये क्या है देव? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s1. Unpaired. तो हेंस लिथियम इज कलरफुल. ठीक है? यस और नो? Yes, sir. So these all are
कलरफुल की निशानी, निशानी मतलब समझते हैं ना, साइन। कलरफुल होने की निशानी सबसे पहले क्या जरूरी है गाइस? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। Okay, there are many exceptions that will learn in entrance अगर टाइम परमिट होगा तो। But here guys जल्दी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्कैंडियम सर देखा ना हमने कितनी बार अभी। आर्गॉन 3D1 3D1 के हिसाब से ये क्या है? स्कैंडियम कलरफुल है। टाइटेनियम, more and more unpaired electron color, more and more deeper and darker color are there. क्या लिखूं? एकदम डार्क कलर पॉसिबल है। चलो अभी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पार्थ शिंदे जी, ये 3D2 मतलब डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट? हाँ बोलो बेटा। अब इधर एक कंपाउंड लेते हैं, टाइटेनियम H2O6 3+। सर बुलाओ टाइटेनियम 3+ को, बुलाओ टाइटेनियम 3+ को। चलो पहले टाइटेनियम को तो बुलाओ, फिर 3+ करो ना। इट्स आर्गॉन 3D2 4s2। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालो यश, निकालो ना 3 इलेक्ट्रॉन। 4s2 से और 3D1 से। वाह लवली। इधर एक, इधर से एक, तो क्या हो गया? 3D1, am I right? यस और नो? हाँ सर। ग्रेट। हाँ सर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कलरफुल है, मतलब ये बोलो कलरफुल है। हियर सर टीआई का फिर से बताओ ना सर, ये अपने 2 से 0 फिर से। टाइटेनियम 3+ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं? 3। तो 2 पहले बाहर से निकलेंगे, बराबर? अच्छा हाँ हाँ, फिर एक अंदर से निकल। हाँ here this is around like एक रफली चार्ट बना रहा हूं। ये चार्ट से मिस्टर प्रथम 430 नैनोमीटर पे कौन सा कलर दिखता है? वेवलेंथ अगर रिफ्लेक्टेड लाइट की 430 नैनोमीटर है तो ब्लू कलर दिखता है, 560 नैनोमीटर है तो ग्रीन कलर दिखता है, राइट? हाँ कि ना? अभी अगर मैंने स्टडी किया और इधर मुझे वेवलेंथ आई कितनी बेटा? 497 नैनोमीटर। तो मुझे कौन सा कलर दिखना चाहिए था ये कंपाउंड का? ब्लू, ग्रीन और ब्लू के बीच में इधर, राइट? हाँ कि ना? ये कलर क्या दिखना चाहिए था मुझे? ग्रीन और ब्लू के बीच में।
ब्लू के बीच में। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, सबको पता होना चाहिए। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। नाम याद रखो गाइस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। कैन यू रिपीट प्रशांक? डी के 5 ऑर्बिटल कौन से है? dx square y square dz square dxy dyz dx square एक्स जेड। ये और आपने xy लिखा एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, सॉरी। अभी बेटा प्रशांत, ये 5 ऑर्बिटल ऐसे स्प्लिट अप होते हैं, एनर्जी डिफरेंस पाया जाता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में थोड़ी सी ज्यादा जनरल एनर्जी पाई जाती है। ये एनर्जी गैप है बेटा। ये क्या है? डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज रूल के हिसाब से लोअर एनर्जी वाले सबशेल में डाली। हर्ट्ज रूल्स के हिसाब से, हर्ट्ज रूल के हिसाब से पार्थ क्या इलेक्ट्रॉन कहां डाला मैंने? इलेक्ट्रॉन कहां डाला? लोअर लोअर एनर्जी वाले सबशेल में डाला। अभी ये एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। तो ओमकार, ये क्या करते रहते ये लोग? लोअर एनर्जी से लोअर से हायर पे कूदी मारते हैं। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप मारते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज गाइस, इसका मतलब समझा? डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब? हाँ सर समझा। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी, और अच्छे से बोलो, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पे कूदी मारा, ओमकार के टर्म में भाई। एम आई क्लियर? और ये ट्रांजिशन को गाइस, ये ट्रांजिशन के हिसाब से गाइस ध्यान देना। हियर लेट मी राइट हियर अच्छे से। हियर कंक्लूजन गाइस, कंक्लूजन, ड्यू टू, बोलो क्या? बोल भाई। ड्यू टू डी टू डी ट्रांजिशन we always observe complementary color। मतलब ब्रैकेट में ऑपोजिट कलर। व्हाट इज ऑपोजिट कलर इन दिस चार्ट? ओए, पहले अगर रेड दिख रहा था तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट क्या है? ग्रीन। ग्रीन। ऑरेंज, ऑरेंज का ऑपोजिट ब्लू। फ्रॉम दिस चार्ट, हाँ। एंड येलो और वॉयलेट आर दी ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। एम आई क्लियर एवरीवन? तो पहले टाइटेनियम नीचे था, कूदी मार के ऊपर गया, टाइटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन कूदी मार के ऊपर गया, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट कलर रेड और वॉयलेट के बीच में इधर दिखता है गाइस, दैट इज ऑलमोस्ट पर्पल। तो 2 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा कि भाई इसका पर्पल कलर क्यों दिखा, तो एक ही लाइन में आंसर, डी टू डी ट्रांजिशन के भाई इसके लिए दिखा भाई। कैन यू प्लीज टेल मी मिस्टर प्रथम, क्या हुआ भाई? बोलो सर कुछ नहीं समझा, वापस समझाओ। ऐसे मत बोलना बेटा। हाँ सर, नहीं समझाइए। अरे यार चलो वापस। घर से क्या लाए थे अपन? टाइटेनियम H2O6 3+। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था अंदर। हाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन के वजह से ग्रीन कलर दिख रहा था ऑलमोस्ट। क्या कलर दिख रहा था?
ग्रीन कलर। ग्रीन कलर दिख रहा था भाई, बट वो ग्रीन नहीं दिखा, पर्पल दिखा। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो ग्रीन के बदले पर्पल क्यों दिखा होगा? तो भाई अंदर d orbital always split up into the two parts, higher energy d orbital and lower energy d orbital. लोअर एनर्जी d orbital से खुद ही मारता है कौन? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी खुद ही मारता है। कहां पे जाता है वो? हायर एनर्जी में। और उधर जाने के बाद क्या? एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ग्रीन का ऑपोजिट रेड, और रेड का दिस एंड वाला पार्ट somewhat look like what? Red और violet के बीच में, that is, you know, darkish red is purple, और red और violet का combination basically. So green के बदले पर्पल कलर क्यों दिखा? तो भाई खुद ही मारा था उसने। किसने? किसने खुद ही मारा था? I mean ट्रांजिशन किया था, बोलो ना। इलेक्ट्रॉन्स ने, यस। इलेक्ट्रॉन्स खुद ही मार के उधर चले गए हाई एनर्जी में। जाने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई। वेवलेंथ चेंज होने के हिसाब से, यू नो दैट वेवलेंथ का ही खेल है पूरा। वेवलेंथ चेंज होने के हिसाब से कलर भी चेंज हो गया उसका, ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखने लगा। Am I right? Can you please repeat क्या हुआ? सर इलेक्ट्रॉन ने लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जंप मारा, हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल पे जंप मारा, फिर डैश का पर्पल कलर दिखा। हाँ, तो मैं क्लियर एवरीवन? कंक्लूजन, ड्यू टू डी टू डी ट्रांजिशन क्या दिखता है ऑलवेज गाइस? जल्दी जल्दी, क्या दिखता है गाइस? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो गाइस ये स्लाइड दो चीज पढ़ के हो गई हमारी। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है गाइस? Absorb the visible frequency and reflects back the same. Yes, and due to that we can see the color in the species, right? Whereas D to D transition is solely responsible for the change in color. Change in color क्यों करते हैं guys? Because lower energy d orbital से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गया है। इलेक्ट्रॉन की जो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने की वेवलेंथ थी वो पूरी चेंज हो जाती है, और वी कैन ऑब्जर्व ओवर देयर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, राइट? नाउ द लास्ट टू फैक्टर, दैट इज लिगेंड्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। दैट इज गाइस, सी हियर, दिस इज Can you see this reaction guys, everyone? ये रिएक्शन दिख रहा है सब लोग को? ये रिएक्शन में क्या हो रहा है गाइस? ये रिएक्शन देखो, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स गाइस। दिस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। What is ligands? The species who donates lone pair to metal. मतलब पार्थ बेटा क्या, H2O ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है कोबाल्ट को। छह H2O ने अपना, बोलो बोलो जल्दी, क्या?
लोन पर डोनेट किया। लोन पे डोनेट किया। तो भाई डोनेट किया तो ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स अगर मेटल से जुड़ते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हियर रिएक्शन में पूरा कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया। पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर का क्या चेंज हो गया बोलो। इन रिएक्शन क्या हुआ चेंज बोलो। इन रिएक्शन metals ligands changed, right? Yes or no? यस सर। अभी पहले इस तरह से उसका स्ट्रक्चर था। This structure is called as guys octahedral. अभी अभी क्या स्ट्रक्चर हो गया गाइस? टेट्राहेड्रल। So in this reaction क्या चेंज हुआ? ज्योमेट्री। Geometry of the complex. So can I say that guys? Very simple. Here, ध्यान देना guys. Here पहले काइंड ऑफ ऑरेंज कलर था एंड अभी ब्लू कलर होने के लिए कैन आई से दैट दो रीजन कि भाई कलर चेंजेस क्यों हुआ होगा क्योंकि अंदर मेटल ने अपना क्या चेंज किया? मेटल ने अपना क्या चेंज किया गाइस? ज्योमेट्री चेंज किया। लिगेंड्स चेंज किया। लिगेंड्स चेंज किया। मेटल ने अपना कॉम्प्लेक्स का क्या चेंज हो गया? ज्योमेट्री चेंज हो गया। सो ये दोनों फैक्टर भी कलर चेंज करते हैं। सो आई हैव प्रूव दिस थिंग टू थिंग। क्या था ये दोनों चीज? दोनों फैक्टर क्या बोल भाई ओए। तो ये दो फैक्टर क्या है भाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन और डी टू डी ट्रांजिशन दोनों रिस्पॉन्सिबल है क्या? जल्दी बोलो। कलर चेंज के लिए। कलर चेंज करने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है गाइस। यस। सो कैन यू प्लीज ब्रीफ आउट मिस्टर पार्थ जैन, कंक्लूजन मास्टर, वेयर आर यू? बी फास्ट। कलर विच कलर खेल के हो चुका है हमारा। तो अभी क्या था? कलर के लिए हो सोनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे फर्स्ट फैक्टर दैट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो डेफिनेटली विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं इन द विजिबल फ्रीक्वेंसी, राइट, लाइक दिस, एंड रिफ्लेक्ट्स द कलर। नाउ कलर चेंज करने के लिए सबसे फर्स्ट फैक्टर दैट वी हैव स्टार्टेड दैट इज डी टू डी ट्रांजिशन। क्या हुआ डी टू डी ट्रांजिशन में पार्थ? इलेक्ट्रॉन ने डी ऑर्बिटल के अंदर ही अपना जगह चेंज किया। और अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स ने लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से जंप किया हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में पे जंप करके अपना एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने का क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी एंड changes into the complementary color. Am I right? ये चार्ट में पार्थ ऑरेंज का ऑपोजिट क्या है? ब्लू। ब्लू। सो हियर आल्सो थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लिगेंड्स चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ तो इट ऑलमोस्ट ट्राई टू डेवलप द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। Am I right? यस और नो? यस सर। हाँ बोलिए। सर इधर 6H2 है ना, तो हाँ। हेक्साहेड्रल आएगा ना कि ऑक्टाहेड्रल आएगा सर? ये ऑक्टाहेड्रल जो रहता है ना बेटा,
ये आप अगर इधर इधर ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला है? ये ऊपर एक पिरामिड दिखा आपको? हाँ सर। पिरामिड में 4 ट्राइंगल्स है। हाँ हाँ सर। सिमिलरली नीचे एक पिरामिड, नीचे पिरामिड में कितने ट्राइंगल्स है? 4 एंड 4 8 ट्राइंगल वाला ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है ये। ओके सर। Whereas in this, आप जब भी टेट्राहेड्रल शेप बनाओगे ओनली 4 ट्राइंगल यू कैन सी। फाइन, क्लियर है? हाँ सर। तो लिगेंड के बेस पे नहीं है वो, स्ट्रक्चर उसका कैसा दिख रहा है उसके ऊपर है वो। चलो हाँ समझे। ग्रेट। अभी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज सीख के भाई, प्रॉपर्टीज को आराम करने को बोलते हैं भाई, बहुत पकाया। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज गाइस, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाने जा रहा हूं गाइस मैं? बोल भाई, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। हाँ, याद करो, हर एक जगह पे ये हैबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। क्या कैटालिस्ट यूज किया आपने? बोले बोला। फिर वो रैनी निकल वाला, निकल क्या था वो? हाइड्रोजिनेशन। याद आया यश? हाँ सर। तो आप देखो ना, हर एक जगह पे ये डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को ही क्यों कैटालिस्ट बनाते हो आप? क्या मेरा पॉइंट? डी और मतलब निकल को मतलब क्यों भाई, यही लोग क्यों बनते हैं बार बार? कैटालिस्ट का काम क्यों करता है? तो बेटा, कैटालिस्ट लाइफ में 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड बोलो नहीं बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। गाइस, कौन से 2 कैटालिस्ट है? होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनियस। ग्रेट। बेटा एक एग्जांपल देके समझाता हूं, दोनों का तरीका और दोनों का काम। वेनेडियम अगेन डी ब्लॉक का कैटालिस्ट। तो इधर बेटा यश निगम ध्यान से बेटा, ध्यान से। हियर होमोजीनियस कैटालिस्ट मतलब क्या बेटा? जो रिएक्टेंट का स्टेट है वही कैटालिस्ट का स्टेट है। तो रिएक्शन स्टेट है वही कैटालिस्ट का स्टेट है। फेज स्टेट, व्हाटएवर यू कैन से दैट। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज एक ही है बेटा। एम आई राइट? हाँ कि ना? यस। अभी ये एक जो इंटरमीडिएट डेवलप हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था अपन ने, इंटरमीडिएट, वापस कैटालिस्ट को रीजनरेट कर दिया। Guys, I'm done up with my reaction. So, homogeneous catalyst खुद इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, इंटरमीडिएट डेवलप करते हैं,
और लास्ट में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं एक जबरदस्त स्पीड के साथ, फटाफट फटाफट रिएक्शन करते हैं। तो गाइस V2O5 क्यों कैटालिस्ट बना इधर? अपना इमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया उसने। क्या? अपना +5 to +4 और वापस +4 to +5। तो ये एबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रशांक। ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल होते हैं डी ब्लॉक में, राइट? यस सर। Whereas S block और हाँ, P block में limited oxidation state रहता है, so they cannot easily become a homogeneous catalyst because of limited oxidation state or only one oxidation state. But D block has what? multiple oxidations. So those guys, those element has multiple oxidation state, they can easily become a homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst मतलब reactant and catalyst are in same phase. How they work, कैसे काम करता है वो भी सीखा मैंने। खुद इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है और वापस अपने आप को रीजनरेट करता है। राइट गाइस? Yes. Okay, can you please ओमकार, can you please repeat this? फटाक से दमा, we have limited time, be fast. होमोजेनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट अपना ऑक्सीडेशन नंबर पहले को 5 to 4 करता है और Change करता है। रिएक्शन में बाद चेंज करता है और फिर बाद में प्रोडक्ट में फिर से वो अपना 4 to 5 करता है। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट का यही मेन D काम block, रहता है, मतलब हाँ। अपना ऑक्सीडेशन चेंज करना। सो वो Oxidation लोग change ही सब बाजू दिखने मिलते हैं एज अ कैटालिस्ट, राइट? Homogeneous is nothing but the reactant and the catalyst are in same phase, and moreover that वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं और लास्ट में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इस तरह से अपना काम करते हैं। Am I right? Now, हाँ, now here solid state and gaseous state। भाई क्या reactant and catalyst are in not same phase? क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में। बोल भाई ओए, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में। सही है। ग्रेट। तो क्या से काम करता है वो लोग? फेरस अपनी जगह में बैठा रहता है, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपकाता है, चला इधर, और सर्टेन ये लोग के बॉन्ड्स तोड़ के इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा के, देखो ना वो दिन हमने पढ़ा था ये क्या बॉडी के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या काम करते हैं? अपने एक्टिव साइट पे फीड करते हैं, याद करो ना, सबस्ट्रेट को उसके बॉन्ड तोड़ देते हैं बस, बराबर? इधर भी उसने बिठाया अपने सरफेस के ऊपर। किसने बिठाया? तो भाई ये आयरन ने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे चिपकाया। चिपकने को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। चिपकने को क्या बोलते हैं गाइस? एड्सॉर्प्शन, राइट? हाँ बोलो यार। हाँ सर। तो ये एड्सॉर्प्शन जैसे ही हुआ वैसे उसके सर्टेन बॉन्ड्स टूटे। सर्टेन बॉन्ड्स टूटे तो आपको पता है कि वो फटाक से क्या बनाएंगे? अपने आपस में रिएक्टिविटी करेंगे, आपस में रिएक्शन करके क्या बन के बाहर आएंगे? अमोनिया। Am I right? क्या बोला मैंने? यश बोल भाई, यश बोल भाई, यश बोल भाई, यश Fe के ऊपर नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन चिपका दिया। उसके बाद में उसके सर्टेन बॉन्ड्स टूट गए
NH3 बाहर निकल गया है ना सर? हाँ, उसके बॉन्ड्स टूटे, वो लोग ने रिएक्शन किया आपस में और अमोनिया बन के बाहर निकला। अभी सरफेस बढ़ाने के लिए क्या क्या बोला मैंने? सबस्ट्रेट सरफेस बढ़ाने के लिए प्रमोटर्स डालते हैं अंदर। प्रमोटर्स ये Fe का शेप चेंज कर देता है। ऐसे क्या बढ़ गया उसका? सरफेस बढ़ गया। और इसके लिए पट 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 सरफेस बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा लोग को चिपकाया, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बाहर निकाला। सो प्रमोटर्स का क्या काम है? यश निगम क्या सर? इधर प्रमोटर्स का क्या काम है? प्रमोटर्स ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। प्रमोटर्स का क्या काम है गाइस? ज्यादा से ज्यादा चिपका, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। स्टार्टिंग से बोलने का बाबा। प्रमोटर्स ने सरफेस एरिया बढ़ाया, शॉर्टकट में बोलना है तो क्या बोलने का? प्रमोटर्स ने सरफेस एरिया बढ़ाया। सरफेस एरिया बढ़ाया, शेप ऐसा कर दिया Fe का कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। फिर आप ओमकार आपका बोल सकते हो, बढ़े हुए सरफेस एरिया से ही अभी उसने ज्यादा से ज्यादा लोग को चिपकाया और फटाफट ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बना के निकाल दिया है। राइट? am all clear guys? So heterogeneous catalyst अपने सरफेस, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया और उसके रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत मशहूर है। Hence all the particular D and F block elements are very much energical. Certain reactant के bonds अपने ऊपर चिपका के तोड़ सकते हैं वो लोग, और hence वो heterogeneous catalyst का भी रोल एक अच्छी तरह से निभा सकते हैं गाइस। इसी के साथ हमारा कैटालिस्ट का प्रॉपर्टी खत्म होते हुए। सर हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं समझा, वापस डोंट वरी। राइट? वापस नहीं सर, वो पूछ रहा था। अच्छा, वो रिएक्शन में प्रमोटर विल बी मोलिब्डेनम ना? हाँ या मोलिब्डेनम, यस ओके। सर वो प्रमोटर वाला एक बार समझा ना। प्रमोटर वाला एक बार क्या दो बार समझाता हूँ, ध्यान दो। प्रमोटर्स ने आके Fe का शेप इस तरह किया कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। बोलो वापस। प्रमोटर्स ने आके Fe का सरफेस इस तरह से चेंज किया कि वो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा, ओके सर। Fe का सरफेस एरिया बढ़ गया, अभी अपने ऊपर ज्यादा जन को चिपका पाएगा और ज्यादा अमोनिया बाहर निकाल पाएगा। राइट? ओके हाँ ओके सर। तो पार्थ जैन बेटा प्लीज, लास्ट टाइम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में DNF ब्लॉक क्यों यूज होते हैं? तो भाई कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं। फटाफट फास्ट कंक्लूजन जल्दी बोलो ना पार्थ बेटा जल्दी। चलो इस टाइम नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेट्स वेलकम खुशबू जी। खुशबू जी फटफट खत्म करो इसको। खुशबू जी हाँ चल। तो खुशबू जी हियर DNF ब्लॉक के क्यों कैटालिस्ट के रोल प्ले करते हैं? बिकॉज कैटालिस्ट हमको पता है दो टाइप के होते हैं। जल्दी फास्ट। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो DNF ब्लॉक ने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों का काम कैसे किया? जल्दी। क्योंकि वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। ग्रेट बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ DNF ब्लॉक। सुपर, शॉर्टकट में आपने खत्म कर दिया। और हेटेरोजीनियस का रोल कैसे प्ले कर सकता है DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स? इसको रखेंगे, फिर वो सारे एलिमेंट उसके ऊपर चिपकेगा और फिर चिपकेगा ऐसे मत बोलो, टेक्निकल वर्ड यूज करो। दे स्टार्ट एब्जॉर्प्शन ऑन इट and they can break the certain bonds, they can increase the reactivity of the reactant, and now the reactant forms the product and goes off, right? So ये दो amazing property के हिसाब से DNF block के elements मशहूर है। DNF block के elements जल्दी बोलो, मशहूर है about
its catalytic activities, guys. Am I clear, guys? Yes or no? Yes, sir. Okay. गाइस एक प्रॉपर्टी हमारी बच गई है बट आगे मैं नहीं ले सकता हूं बिकॉज आई वांट अ क्विक रिवीजन. अच्छा लेट्स स्टार्ट गाइस. हैव अ क्विक रिवीजन. सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने गाइस? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. टोटल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? अनपेड इलेक्ट्रॉन. So total amount of magnetic properties inside the elements is nothing but square root of n multiplied by n plus 2bm, right? Yes. फिर कैसे निकालना है वगैरह सब देखा इधर हमने. फिर मेटालिक कैरेक्टर गाइस. मेटालिक कैरेक्टर्स बहुत जन आंसर दिया ऑलरेडी दे दिया था हमें. बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एज वेल एज दे वांट टू वैकेंट देयर डी ऑर्बिटल. खाली करना है निकालो सबको बाहर. एक दो जन को क्या रखने का, फटाफट निकालो, खाली करो, स्टेबिलिटी बढ़ाओ. वेरी गुड. आगे कलर विच कलर में चार फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो DD ट्रांजिशन विजिबल फ्रीक्वेंसी में रिफ्लेक्ट करते हैं कलर एंड कलरफुल बनाते कंपाउंड को. डी टू डी ट्रांजिशन जहां पे लोअर से हायर, लोअर डी एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जंप करके डी टू डी ट्रांजिशन करके यस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाके अपना विजिबल स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी चेंज कर विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ चेंज करके फटाक से कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है. रेट guys फटाक से क्या here they can also change their ligands or they can change their or geometry and also they can show the complementary color, guys, right? Am I right, guys? Now here the catalytic properties are also very much important. Catalytic property, guys, they can be a homogeneous as well as they can be a heterogeneous catalyst, guys. Yes, right? Homogeneous catalyst because of they frequently change their oxidation number and they can involve easily in the reaction. That's why. And heterogeneous ke liye, guys, they have the much more big surface area. They can increase, they can, by breaking the one of the bond of the reactant, they can increase the reactivity of the reactant, and hence they can easily form the homogeneous heterogeneous catalyst. And obviously with respect to promoters, they increase their catalytic activity also. Am I clear, guys? Fine. Chalo guys, खुश रहो. आज 3 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं and रिवाइज करते रहो guys and you will be definitely, मतलब अभी बराबर पढ़ लेंगे. You will be getting lots of time for the मतलब इसको रिवाइज करने के लिए टाइम बचेगा आपके पास बहुत. अभी आप कब आ रहे हैं क्लास में? मैं वेडनेसडे आ रहा हूँ. वेडनेसडे. यस. कल गए सर आप? हाँ कल गए थे आप? कल यार मेरा थ्रोट इन्फेक्शन के हिसाब से मैं नहीं गया. अभी भी थ्रोट इन्फेक्शन जाम है पूरा. वेडनेसडे में आ रहा हूँ. ओके ओके सर. चलो बाय. टेक केयर. ओके बाय बाय बेटा. थैंक